नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिकेय भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी के सामने एक नया एक्ट लेके आया हूं जो कि दिल्ली असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एग्जाम में नया जो है एक्ट मैं आपको करवाने वाला हूं। जैसा कि मैंने अपने YouTube चैनल पे एक एक्ट जो है वो कंप्लीट अपलोड कर दिया था जो कि था दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। उसके मैंने टोटल सेक्शंस मैंने आपको करवा दिए थे, एमसीक्यू भी करवाऊंगा। ठीक है, पहले 2-3 एक्ट जो है वो कंप्लीट करवा देता हूं, उसके बाद जो है वो मैं उसके आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, आज का एक्ट जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज का एक्ट जो है हमारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है जो कि 1988 का एक्ट है। एक्ट नंबर कौन सा है? एक्ट नंबर जो है वो 49 है। एनफोर्समेंट में कब आया था? 9 सितंबर 1988 को एनफोर्समेंट में आया था। ठीक है, जैसा कि इसको बोलते हैं, जैसा हमने देखा है कि इसको असेंट भी 9 सितंबर 1988 को मिली थी और ये एनफोर्समेंट में भी सेम डे आ गया था 9 सितंबर 1988। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन जो है वो आपको क्रिएट नहीं होना चाहिए। एनफोर्समेंट डेट भी और असेंट डेट भी जो है वो 9 सितंबर 1988 है। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं क्योंकि कभी-कभी हो जाता है कि क्वेश्चन बन जाते हैं उसके एरिया से, जो उसका इतिहास जो है उस एक्ट से जो है वो गवर्न होता है, जो भी चलता हुआ आ रहा होता है उससे जो है वो क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, अब देखो इस एक्ट को बेसिकली किसके लिए बनाया गया है कि स्ट्रिंजेंट बनाया जा सके, यानी कि जो एक्ट ऑलरेडी बने हुए थे पहले उनके ऑफेंसेस लाइक किसके किसके रिलेटेड ऑफेंसेस लाइक ब्राइवरी एंड करप्शन अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, इन सब से रिलेटेड जो है वो एक्ट बने हुए थे जो पहले। ठीक है, उनसे क्या हुआ, उनको और इफेक्टिव और उनके स्कोप को और वाइडन करने के लिए, ठीक है, उनमें और ज्यादा क्वालिटीज वाले अपराधों को ऐड करने के लिए इसको जो है वो बनाया गया था। अब देखो सबसे पहले इस एक्ट को इनेक्टमेंट कब हुआ? 1947 में इनेक्टमेंट हुआ और इसको फिर अमेंड जो किया गया वो संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पे किया गया। ठीक है, और तो इसमें जो है ये आ सकता है कि इसको अमेंड जो है 1864 के जो है इसमें देखो क्या कह रहा है, एंड देन अगेन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमेटी बाय द एंटी करप्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1864 में जो है इसको एंटी करप्शन लॉज के थ्रू जो है वो अमेंड किया गया था और किसकी रिकमेंडेशन पे किया गया था? तो वो संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पे किया गया था। ठीक है, इसमें ज्यादा और कुछ आपको इतिहास जानने की इसकी जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैंने आपको बताया एक्ट नंबर जो है वो 49 है 1988 का। ठीक है, और उसके बाद 9 सितंबर 1988 ही इसकी प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी और एनफोर्समेंट डेट भी 9 सितंबर 1988 ही आ जाती है। ठीक है, अब सबसे पहले जो है वो सेक्शन नंबर 1 पे आ जाते हैं हम, जो कि इसमें टोटल चैप्टर्स कितने हैं? टोटल चैप्टर्स जो है वो टोटल चैप्टर जो है वो 5 है और टोटल सेक्शंस जो है टोटल सेक्शन 31 सेक्शंस है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल सेक्शंस जो है वो 31 है और टोटल चैप्टर्स जो है इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में वो 5 है। ठीक है, अब आ जाओ चैप्टर 1 क्या कहता है? प्रिलिमिनरी की बात करता है। ठीक है, प्रिलिमिनरी की बात करता है तो वो जो है वो करता है, क्या बोलते हैं उसको, देख लो, आ जाओ देख लो। ठीक है, ये क्या कहता है? दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। It extends to whole of India and it applies also to all citizens of India outside India। अब देखो इन दोनों का मतलब समझ लेते हैं। इस एक्ट को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से जानते हैं हम। ठीक है, 1988। और सेकंड क्या कहता है? It extends to whole of India and it applies also to all citizens of India outside India। ठीक है, यानी कि ये एक्ट जो है वो होल ऑफ इंडिया में जो है वो एक्सटेंड होता है, लागू होता है। और इसके अलावा ये एक्ट उन लोगों पे भी लागू होता है जो भारत के तो नागरिक हैं लेकिन वो बाहर रहते हैं, है ना, ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया, या फिर कोई घूमने गया है, ठीक है, इंडियन सिटीजन है लेकिन बाहर घूमने गया, उस टाइम पे अगर कोई करप्शन के चार्जेस में पकड़ा जाता है तो ये एक्ट जो है उन पे भी लागू हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 में डेफिनेशन होंगी। डेफिनेशन जो है वो एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है वो आपको अपलोड करूंगा और वो मैंने वीडियो बनाई थी क्योंकि मेरे जो है साथ में मैं अकेला ही अभी वर्किंग हुई सब उस पे। ठीक है, तो मुझे नहीं पता चला, जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दी 45 मिनट्स की लगभग और उससे ज्यादा की तो वो वीडियो जो है वो पूरी ब्लर थी, उसमें फोकस नहीं आ पा रहा था। इस वजह से जो है वो मुझे मजबूरी में जो है वो वापस से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, ये है। ठीक है, और मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से जो इतने टाइम तक जो है मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। ठीक है, अब देखो ये हो गया सेक्शन मैंने 1 आपको करा दिया। सेक्शन 2 में जो है वो डेफिनेशन आ जाती है। डेफिनेशन में देखो
डेफिनेशन में 4 डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है, यानी कि 2A दिया हुआ है, AA दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है और D दिया हुआ है, यानी कि 5 टोटल डेफिनेशन दी हुई है। A में इलेक्शन दिया हुआ है, AA में प्रिस्क्राइब दिया हुआ है, B में पब्लिक ड्यूटी दिया हुआ है, C में पब्लिक सर्वेंट दिया हुआ है और D में जो है वो अनड्यू एडवांटेज दिया हुआ है। इन सब का मीनिंग मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, और ये भी बताऊंगा कि किस एरिया से क्वेश्चन आया हुआ है या आ सकता है। सबसे पहले 2A इलेक्शन की बात करते हैं, तो इलेक्शन से क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले तो आप इस चीज के लिए तैयार रहोगे कि 2A जो है वो डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि इलेक्शन जो है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के डेफिनेशन क्लॉज कौन से में डिफाइन है, ठीक है, 2A हो जाएगा। अब देखो ये क्या कह रहा है, मींस एनी इलेक्शन बाय व्हाटएवर मींस हेल्ड अंडर एनी लॉ फॉर द पर्पस ऑफ सिलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ एनी लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटी और अदर पब्लिक अथॉरिटी, यानी कि कोई भी ऐसे इलेक्शन का मतलब ये है कि वो इलेक्शन जो किसी भी लॉ के अंडर में हेल्ड किए जाते हैं, किसके लिए, उनका पर्पस क्या होता है, सिलेक्ट करना या तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या किसी लेजिस्लेचर का मेंबर, ठीक है, लोकल अथॉरिटी का मेंबर और अदर पब्लिक अथॉरिटी का मेंबर, ठीक है, अपॉइंट करने के लिए इलेक्शन कंडक्ट किए जा रहे हैं। लेकिन ये इलेक्शन जो है वो किसी लॉ के अंडर में होने चाहिए। क्या अगर आप एक सोसाइटी में रहते हो, क्या उस सोसाइटी के प्रेसिडेंट को चुनने के लिए कोई लॉ बनाया हुआ है? क्या उसके इलेक्शन का कोई लॉ है कि प्रेसिडेंट जो चुना जाएगा सोसाइटी का, ठीक है, एक अपार्टमेंट है वहां की सोसाइटी का जो है प्रेसिडेंट चुना जाएगा, क्या उसके लिए लॉ बनाया गया है कि कोई लॉ जो है वो कंडक्ट कराएगा सोसाइटी के इलेक्शन? नहीं बनाया हुआ, ठीक है। तो वो जो है वो अपने उसके लिए होते हैं, मेंटेनेंस के लिए, उसको जो है वो सारी चीजें, अगर 100 लोग एक जगह रहते हैं तो कोई एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जो उनका जो है वो हेड हो, जो उनके लिए जो है वो अच्छा भला उनका सोच सके, ठीक है, तो उसका पोर्शन अलग है। लेकिन वो जो है वो इलेक्शन में नहीं कंडक्ट होगा। वहां पे कौन आएगा, कोई भी ऐसा इलेक्शन जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को सिलेक्ट करने के लिए होता है, लेजिस्लेचर को सिलेक्ट करने के लिए होता है, लोकल अथॉरिटी के किसी मेंबर को या अदर पब्लिक अथॉरिटी के किसी मेंबर को। लेकिन ये सारे इलेक्शन जो है वो मींस हेल्ड अंडर एनी लॉ, किसी लॉ के अंडर में होने चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ बी पे, AA पे आ जाओ, प्रिस्क्राइब का कोई वो नहीं है, बस इतना याद रखना AA में प्रिस्क्राइब दिया हुआ है, बाकी और कुछ वो नहीं है। बी क्या कहता है, पब्लिक ड्यूटी की बात करता है। पब्लिक ड्यूटी का मतलब होता है मींस अ ड्यूटी इन द डिस्चार्ज ऑफ स्टेट द पब्लिक और द कम्युनिटी एट लार्ज हैज एन इंटरेस्ट, यानी कि कोई भी ऐसी ड्यूटी को डिस्चार्ज करना, कोई भी ऐसी ड्यूटी करना जिसमें क्या है, डिस्चार्ज ऑफ द स्टेट, राज्य के लिए, पब्लिक या कम्युनिटी एट लार्ज का जो है कोई इंटरेस्ट हो। यानी कि अगर मैं कोई काम ऐसा कर रहा हूं, है ना, मैं कोई काम ऐसा कर रहा हूं या जो है वो मान लीजिए जो मेरे ही फायदे के लिए है, ठीक है, तो ना तो उससे किसी कोई स्टेट का फायदा हो रहा है, ना किसी पब्लिक का और ना ही किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का इंटरेस्ट जो है वो फुलफिल हो पा रहा है, तो वो जो है वो मेरा खुद का काम होगा, वो जो है वो आपका पब्लिक ड्यूटी नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो स्टेट का हित हो, पब्लिक का हो या किसी एक कम्युनिटी का हो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो पब्लिक ड्यूटी हो जाएगी, ठीक है। बी एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, एक्सप्लेनेशन देख लो, यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। इन दिस क्लॉज state includes a corporation established by or under a central provincial or state act, यानी कि कोई भी ऐसा कॉर्पोरेशन जो एस्टैब्लिश किया गया है किसी सेंट्रल बाय और अंडर अ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, किसी स्टेट एक्ट के अंदर में, सॉरी गवर्नमेंट नहीं, एक्ट के अंदर में, ठीक है, तो वो जो है वो एस्टैब्लिश की गई है उसके अंडर में, तो वो क्या हो जाएगी, वो कॉर्पोरेशन हो जाएगी। और एन अथॉरिटी और अ बॉडी ओन्ड और कंट्रोल्ड और एडेड बाय गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसी अथॉरिटी जिसको ओन करती है कौन, गवर्नमेंट या फिर कोई गवर्नमेंट कंपनी, कंट्रोल करती है या फिर कोई सहायता प्रोवाइड करवाती है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्टेट के अंदर में आ जाएगा, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट के लिए कुछ वो दे रखे हैं, ठीक है, पूरा डिटेल में जाके नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि जो है वो मेरा मोटिव हमेशा यही रहता है कि मैं सिर्फ आप लोगों को वही चीज करवाऊं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपने बेरेक में मार्क करते हुए चलना साथ में जो मैं बता रहा हूं। पब्लिक सर्वेंट कौन होता है, कोई भी ऐसा पर्सन जो गवर्नमेंट सरकार की तरफ से पे ले रहा हो, इसके आगे कोई जानने की जरूरत ही नहीं है, वो क्या हो जाएगा, पब्लिक सर्वेंट हो जाएगा, जो गवर्नमेंट की तनख्वाह ले रहा हो, ठीक है। कोई भी ऐसा पर्सन जो सर्विस में है या उनकी तनख्वाह ले रहा है लोकल अथॉरिटी की, लोकल अथॉरिटी के लिए अगर कोई काम कर रहा है ना, या फिर उनसे जो है सैलरी ले रहा है, पे ले रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो पब्लिक सर्वेंट हो जाएगा। कोई भी ऐसा जो सर्विस में है या तनख्वाह ले रहा है किससे, कॉर्पोरेशन, ऐसी कॉर्पोरेशन से जो सेंट्रल, प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट से जो है वो
इस्टेब्लिश है उसके अंडर में, या कोई भी ऐसी बॉडी जो ओन करती है, कंट्रोल करती है, सहायता प्रोवाइड करवाती है, कौन, या तो कोई गवर्नमेंट या कोई गवर्नमेंट कंपनी, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें अगर कोई काम कर रहा है तो वो कौन हो गया, वो पब्लिक सर्वेंट हो गया। ठीक है, कोई भी जज हो गया पब्लिक सर्वेंट, कोई भी ऐसा पर्सन जो कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा ऑथोराइज किया गया है कोई भी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, वो भी कौन हो गया, पब्लिक सर्वेंट हो गया। सिर्फ मैं इतना ही बता रहा हूं और इतना ही आएगा आपको, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, जितना बता रहा हूं उतना मार्क कर लो, उसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी, अब देखो नेक्स्ट क्या हो गया, आर्बिट्रेटर हो गया, कोई भी आर्बिट्रेटर पब्लिक सर्वेंट होगा। एनी पर्सन हु होल्ड एन ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ही इज एम्पावर्ड टू प्रिपेयर, पब्लिश, मेंटेन और रिवाइज एन इलेक्टोरल रोल को अगर कोई प्रिपेयर करने के लिए, पब्लिश करने के लिए, मेंटेन करने के लिए ऑफिस होल्ड करता है, तो वो भी कौन हो जाएगा, पब्लिक सर्वेंट हो जाएगा। कौन हो जाएगा कि अगर कोई जो है वो इलेक्टोरल रोल्स को पब्लिश करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए कोई पर्सन जो है वो काम कर रहा है। एनी पर्सन who holds an office by virtue of which he is authorized or required to perform any public duty। ठीक है, अगर कोई पर्सन जो है ऑथोराइज करता है पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, या रिक्वायर है, जरूरी है, और वो जो है उसी के लिए जो है ऑफिस होल्ड करता है, तो वो क्या हो जाएगा पर्सन, वो हो जाएगा पब्लिक सर्वेंट हो जाएगा। ठीक है, any person who is president, secretary or office bearer of a registered cooperative society engaged in agriculture, industry, trade और banking। अब देखो ये सारे डिपार्टमेंट जो है ना, ज्यादातर आप देखोगे तो ये जो है वो गवर्नमेंट के अंडर में ही आते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर जो है सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट है रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जो कि एंगेज्ड है किसमें, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड या फिर बैंकिंग में, ठीक है, या फिर उनसे कोई भी फाइनेंशियल एड सहायता जो है वो ग्रांट करती है, तो उस कंडीशन में वो कौन हो जाएगा, वो पब्लिक सर्वेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में बस याद रखो कौन कौन से पर्सन है। ठीक है, क्या करते हैं कोई मतलब नहीं, पर्सन कौन कौन से हैं सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, थर्ड में आ जाता है, अब आ जाता है पावर टू अपॉइंट स्पेशल जज। फोर्थ में आ जाएगा केसेस जो स्पेशल जजेस के द्वारा ट्राई किए जाते हैं। 5 में उनकी पावर्स वगैरह आ जाएगी। 6 में पावर टू ट्राई समरीली आ जाएगा। ठीक है, पहले मैं यहां तक की वीडियो जो है वो अपलोड करूंगा, उसके बाद जो है आगे की करूंगा। ठीक है, थर्ड क्या कहता है, पावर टू अपॉइंट स्पेशल जज। स्पेशल जज को अपॉइंट करने की पावर किसके पास होती है, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि उसको जो है स्पेशल जज को अपॉइंट करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी होती है और राज्य सरकार के पास भी होती है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास जो है वो स्पेशल जज को अपॉइंट करने की पावर होती है। और स्पेशल जज होता कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है जानना कि स्पेशल जज कोई और नहीं बल्कि सेशन जज और एडिशनल सेशन जज ही होते हैं। ठीक है, उनको ये उपाधि दे दी जाती है कि आपको स्पेशल जज बनाया जा रहा है और आप जो है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में जो भी ऑफेंसेस होंगे आप उनको ट्राई करोगे। सेशन जज को, एडिशनल सेशन जज को स्पेशल जज की उपाधि दे दी। स्पेशल जज की उपाधि देने के बाद उनको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का जो है वो दे दिया गया कि आप इससे रिलेटेड ऑफेंस ट्राई करोगे। आ जाओ आप बताता हूं। ठीक है, अब देखो कौन कौन से जो है ऑफेंसेस, ग्रुप ऑफ केसेस जो है वो ट्राई करेंगे। एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, बिल्कुल ठीक है। एनी कॉन्स्पिरेसी टू कमिट और एनी अटेम्प्ट टू कमिट और एनी अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए। क्लॉज ए, एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, यानी कि क्लॉज ए में इन्होंने ये बता दिया कि कोई भी ऑफेंस जो इस एक्ट के अंदर में हो रहा है। ठीक है, बी में इन्होंने ये बताया कि कोई भी कॉन्स्पिरेसी करते हो, अबेटमेंट करते हो या फिर क्या करते हो, अटेम्प्ट टू कमिट करते हो, कौन से ऑफेंसेस का जो इस एक्ट में हो रहे हैं, तो वो सारे ऑफेंसेस आपको कहां से कहां तक पता चलेंगे, 7 to 15 जो है वो आपको पता चलेंगे। 7 to 15 जो है वो मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा। ठीक है, वो ऑफेंसेस वाला पार्ट जो है वो मैं आपका नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में ऐड करूंगा। फर्स्ट तक जो है वो मैं आपको यहाँ पे ये करवाऊंगा। ठीक है, अब देखो 2 क्या कहता है, अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ स्पेशल जज अंडर दिस एक्ट अनलेस he is or has been a session judge or an additional session judge or an assistant session judge under the code of criminal procedure। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि असिस्टेंट सेशन जज जो है वो हटा दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से। ठीक है, तो अब कौन कौन सी कैटेगरी बची, एक तो सेशन जज बचा और एक एडिशनल सेशन जज बचा। तो यानी कि कोई भी पर्सन जो है वो अपॉइंटमेंट, स्पेशल जज के अपॉइंटमेंट के लिए क्वालिफाई नहीं होगा जब तक कि वो सेशन जज या एडिशनल सेशन जज जो है वो ना हो किसमें, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। क्लियर बात है, सिर्फ इतना याद रखना है आपको थर्ड में। अब आ जाते हैं 4 पे। ठीक है, अब देखो
सिर्फ इतना बताऊंगा कौन कौन से। देखो केसेस ट्रायबल बाय स्पेशल जज, तो केसेस आपको पता ही चल गए। जो भी सेक्शन जो भी थर्ड के ए में जो है बताया गया है और थर्ड के सबसेक्शन 1 के क्लॉज बी में जो बताया गया है कि कोई भी जो ऑफेंस क्लॉज ए में बताए गए हैं उनका उनका जो है वो अटेम्प्ट करना, अबेटमेंट करना और जो है उनको कमिट करना, ठीक है। तो वो सारे ऑफेंसेस जो है वो ट्रायबल बाय होंगे कोर्ट ऑफ केसेस ट्रायबल बाय स्पेशल जज। सिर्फ इसमें आपको जो है वो टाइम पीरियड याद रखना है, ठीक है। कितने टाइम पीरियड में जो है वो केस को डिस्पोज ऑफ करना होगा, ये उनकी ड्यूटी होगी। आ जाओ इस वाले प्रोविजन में देख लो। देखो ये लिख रहा है, notwithstanding anything contained in the code of criminal procedure, the trial of an offense shall be held as far as practicable on day-to-day basis, and an endeavor shall be made to ensure that the said trial is concluded within a period of 2 years। ठीक है, यानी कि इन्होंने सीधे सीधे बोला है कि डे टू डे बेसिस पे ट्रायल होगी और ये हर वो जो है वो मुमकिन किया जाएगा क्या कि उस ऑफेंस को जो है, जो भी केसेस को ट्राई किया जा रहा है उनको 2 इयर्स के अंदर अंदर जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दिया जा सके। अगर नहीं कर पाता है कौन, स्पेशल जज, तो वो जो है वो रीजंस को जो है वो रिकॉर्ड करेगा राइटिंग में कि क्यों नहीं कर पाया है, ठीक है। और 6 मंथ तक का जो है वो टाइम एट अ टाइम, यानी कि एक बार में 6 महीने तक का टाइम जो है वो एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। कि भैया नहीं हो पा रहा है 2 साल में तो 6 महीने का टाइम और बढ़ा लो, फिर 6 महीने कंप्लीट होने पे भी नहीं हुआ फिर 6 महीने का और बढ़ा लो, ठीक है। फिर 6 महीने का और बढ़ा लो, फिर 6 महीने का और बढ़ा लो, यानी कि 6-6 महीने करके 4 बार बढ़ा सकते हैं ताकि 2 साल कंप्लीट हो जाए। और 2 साल तक का ये टाइम पीरियड दिया ही हुआ है, तो टोटल मिला के एक केस को ट्राई करने के लिए जो है वो 4 इयर्स से ज्यादा का टाइम नहीं दिया जाएगा। ये कहां लिखा है, आ जाओ बताता हूं। Provided further that the said period may be extended by such further period for reason to be recorded in writing, but not exceeding 6 months at a time. So, however, that the said period together with such extended period shall not exceed ordinarily 4 years in aggregate। पता चल गया, 4 साल से ज्यादा के लिए जो है एग्रीगेट में एक ऑफेंस को ट्राई करने के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा। पहले 2 साल का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। 2 साल में डिस्पोज ऑफ करो, नहीं हो पाता है रीजन रिकॉर्ड करो, ठीक है, कि क्यों नहीं कर पाए। 6 महीने के लिए और बढ़ा दो और 6-6 महीने के लिए बढ़ा के आप जो है 4 साल से ज्यादा जो है वो नहीं बढ़ा सकते हो। क्लियर बात, सिर्फ इसमें इतना ही याद रखना है। सबसे पहले आप याद रखना कि केसेस ट्रायबल बाय स्पेशल जज जो है कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, 4 में दिया हुआ है, और कौन कौन से केसेस को ट्राई करेगा जो सेक्शन 3 के क्लॉज सबसेक्शन 1 में दिए हुए हैं क्लॉज ए में, ठीक है। और उसके बाद जो है उसके बाद 2 साल के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ करना होगा। नहीं कर पाते तो 6-6 महीने करके 4 बार बढ़ाया जा सकता है, यानी कि टोटल टाइम जो है वो 4 ईयर से ज्यादा जो है वो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल जज, ठीक है। तो कैसे ट्राई करेगा, अब देखो प्रोसीजर क्या रहेगा। जब सेशन जज यानी कि स्पेशल जज जो है किसी भी केस का कॉग्निजेंस लेगा, ठीक है, उस केस को ट्राई करेगा, तो उस कंडीशन में वो कैसे ट्राई करेगा, फॉर द ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट। जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में वारंट ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट बताया गया है, उसी तरीके से वारंट ट्रायल जो है वो ये स्पेशल जज जो है वारंट ट्रायल के थ्रू जो है वो उसको वो ट्राई करेगा, ठीक है। सेकंड दे रखा है, देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सिर्फ वही बता रहा हूं, उसमें और कुछ नहीं बता रहा। देखो द कोर्ट ऑफ स्पेशल जज, सबसेक्शन 3 में आ जाओ, थर्ड लाइन पे, द कोर्ट ऑफ स्पेशल जज शैल बी डीम्ड टू बी अ कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, बिल्कुल कोर्ट ऑफ सेशन ही माना जाएगा, है ना, क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो कोई भी पनिशमेंट दे सकता है ऑथराइज्ड बाय लॉ। डेथ पेनल्टी सबमिट हो जाती है हाई कोर्ट के लिए कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। तो वही सारी बात है, स्पेशल जज हर वो जो है वो पनिशमेंट दे सकता है जो एक कोर्ट ऑफ सेशन दे सकता है। इसलिए स्पेशल जज को, क्योंकि स्पेशल जज सेशन जज होता है, तो इसलिए स्पेशल जज को जो है वो स्पेशल जज के कोर्ट को क्या माना है, कोर्ट ऑफ सेशन माना है, ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन, है ना। एंड द पर्सन कंडक्टिंग अ प्रोसिक्यूशन बिफोर अ स्पेशल जज, उसको क्या माना जाएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर माना जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है ना। और देखो ये लिख रहा है, स्पेशल जज में पास अपॉन एनी पर्सन कन्विक्टेड बाय हिम एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया सेक्शन 22 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बताता है आपको
कि जो है हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट कोई भी पनिशमेंट दे सकता है ऑथराइज्ड बाय लॉ। सिर्फ सेशन कोर्ट की डेथ पेनल्टी जो है वो 407 में सबमिट हो जाएगी। अब देखो मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं जितना बता रहा हूं सिर्फ उतना पढ़ना, भेड़चाल में मत जाना, एक एक लाइन मत पढ़ना। मैं आपको बता रहा हूं कि पीवाईक्यू भी करवाऊंगा, क्वेश्चंस भी करवाऊंगा और ये सेक्शंस भी करवा रहा हूं, ठीक है। ये कर लो फाइनल, उसके बाद जो है वो आप करोगे, ठीक है, तो मैं आपको जो है वो बता दूंगा सारी चीजें। पावर टू ट्राई समरीली, ठीक है। सबसे पहले सेक्शन 6 याद रखना, सेक्शन 6 में पावर टू ट्राई समरीली दे रखा है। किसके पास पावर है? स्पेशल जज की पावर केसेस को समरी ट्रायल करने की। अब देखो कुछ मत पढ़ो यहां से यहां तक, सिर्फ आ जाओ इसके प्रोविजो पे। प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ एनी कन्विक्शन इन अ समरी ट्रायल अंडर दिस सेक्शन इट शैल बी लॉफुल फॉर द स्पेशल जज टू पास अ सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। यानी कि अगर स्पेशल जज कोई केस को ट्राई कर रहा है समरीली, तो ये लॉफुल है कि वो जो है पनिशमेंट दे सकता है इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, यानी कि 1 साल से ज्यादा का पनिशमेंट जो है वो नहीं दे सकता है। किसमें? अगर कोई स्पेशल जज जो है वो समरी ट्रायल कर रहा है तो। अब देखो दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सेक्शन 6 का मार्जिनल हेडिंग, पावर टू ट्राई समरीली। सब फिर उसके बाद में कितने साल का पनिशमेंट मैक्सिमम दे सकता है समरी ट्रायल में? नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। सेकंड पे आ जाओ, इस प्रोविजो पे आ जाओ, नहीं सेकंड सबसेक्शन 2 पे आ जाओ, सेक्शन 6 के सबसेक्शन 2 पे आ जाओ। देयर शैल बी नो अपील, सेकंड लाइन में देयर शैल बी नो अपील बाय अ कन्विक्टेड पर्सन इन एनी केसेस tried summarily under this section in which the special judge passes a sentence of imprisonment not exceeding 1 month and a fine not exceeding 2000 rupees, है ना। इस बात को याद रखना, दिमाग में बसा लेना कि वो जो है इस केस में अपील नहीं होगी जहां पे स्पेशल जज 1 महीने तक का इंप्रिजनमेंट देगा और 2000 रुपए तक का फाइन देगा। अगर इससे थोड़ा सा भी बढ़ता है उस कंडीशन में आप जो है वो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। अदरवाइज इस केस में 1 मंथ तक की इंप्रिजनमेंट 2000 रुपीस तक के फाइन पे कोई भी जो है अपील नहीं होगी। सिर्फ इतना याद रखना है आपको सेक्शन 6 में, और इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। सेक्शन 6 में पावर टू ट्राई समरीली बताया है ना। समरी ट्रायल में जो है स्पेशल जज 1 साल से ज्यादा का पनिशमेंट नहीं दे सकता, और अपील कौन से केसेस में नहीं होगी? जहां पे स्पेशल जज 1 महीने तक का इंप्रिजनमेंट देगा और 2000 रुपए तक का फाइन देगा। इसके ऊपर थोड़ा भी जाता है तो हाई कोर्ट के पास अपील हो सकती है। अब आ जाता है चैप्टर 2 पे, जो कि ऑफेंसेस बताता है, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज जो है वो बताता है। इसको जो है वो मैं आपको सेकंड पार्ट में अपलोड करूंगा ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, ठीक है। अगर ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सेकंड पॉइंट मैं ये बता रहा हूं आपको कि अगर बाय चांस वीडियो ब्लर होती है, ठीक है, तो आप, मैं बोल बोल के आपको पढ़ा रहा हूं, सेक्शन की जो इंपॉर्टेंट लाइन है कहां पे दे रखी है वो भी बता रहा हूं, तो आप अपने बेरेक्ट से मैच करते हुए पढ़िएगा और मेरी आवाज को सुनिएगा, ठीक है। आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि अभी मैं अकेला हूं ये करने वाला। जैसे जैसे मैं आप लोग मेरे सब्सक्राइबर बढ़ोगे, मैं और इंतजाम जो है वो बेहतर इंतजाम आप लोगों के लिए करवाता जाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, इस चैनल पे कुछ भी चीज जो है वो पेड नहीं होगी। मैं आपको जो है जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट जो किया है मैंने दिल्ली असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर से किया है, तो मेरा सपोर्ट कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पे कमेंट करके अपने सजेशंस भी दीजिएगा कि मुझे जो है किस चीज की चेंज करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। पार्ट 2 लेके आऊंगा जल्दी से जल्दी, जिसमें सेक्शन 7 से लेके 15 तक करवाऊंगा, जो कि पेनल्टीज वाला पार्ट है और ऑफेंसेस वाला है, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।